दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या फिर कल बच जाएंगे? राजनीतिक तौर पर यह सवाल दिल्ली की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा या इस देश की राजनीति को कितना प्रभावित कर सकता है, ये सारे सवाल हो सकता है मौजूदा वक्त में हर राजनीतिक दल और खास तौर से एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन या आम आदमी पार्टी है, उन सब के भीतर चल रहा होगा। लेकिन भारत के चुनावी राजनीतिक इतिहास के पन्नों को अगर पलटिएगा तो चुनाव के ऐलान के बाद अगर विपक्ष के किसी नेता को सत्ता जेल में डाल देती है तो राजनीतिक तौर पर सत्ता को उसका लाभ कभी नहीं मिलता है, और यह लाभ विपक्ष के उस नेता या विपक्ष की उस पार्टी को मिल जाता है जिसे जेल में डाला गया हो। तो क्या इस दौर में समूची लड़ाई परसेप्शन की है? एक ऐसे परसेप्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और कल पता नहीं उसके बाद रिमांड की और तारीख बढ़ जाए या उन्हें जेल में डाल दिया जाए। हो जो भी, लेकिन इस दौर में तुरुप का पत्ता अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए भाषण के जरिए यह कहलवा दिया कि कल वह कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जिसके बाद मौजूदा राजनीतिक सत्ता की नींद उड़ जाएगी। उड़ तो कल जाएगी, लेकिन आज की तारीख में वह कौन सा राज है जो इस दौर में अरविंद केजरीवाल सामने रख सकते हैं? यह सवाल भी कोई बहुत उलझा हुआ नहीं है, क्योंकि इस देश के भीतर में जानकारी सब कुछ सामने होती है। मुश्किल इस दौर में यह है कि दरअसल मुख्य धारा का मीडिया उन सवालों से दूर भाग रहा है जो बीते 2-3 वर्षों में दिल्ली की शराब नीति और जो पैसा शराब नीति के दौर में अलग अलग माध्यमों से किन किन के पास जा रहा था उस पर उसने खामोशी बरत ली। और शायद यही वो वजह है जिसको लेकर केजरीवाल अब शायद एक नए चक्रव्यूह को रचने की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके पास तारीख दर तारीख नोटिस की जानकारी है, तारीख दर तारीख शराब नीति कब कैसे किस रूप में आई इसकी जानकारी है, और इन सब के बीच जो शराब का पैसा कहां पर किसको पास जा रहा था उसकी भी तारीख और तारीख के साथ पैसे की जानकारी है। और वो पैसा आम आदमी पार्टी के पास नहीं गया है। अगर इस बात को परसेप्शन के स्तर पर भी केजरीवाल रख देते हैं अदालत के सामने और उसके बाद यह सवाल उठता है कि आखिर जिसने आरोप लगाया, जिसके जरिए आरोप लगाया गया, जो सरकारी गवाह बन गया, जो सरकारी गवाह बनने से पहले उसके पास जो पैसा था वो किसे दे रहा था, और सरकारी गवाह बनने के बाद वो पैसा किसे दे रहा था, इन दोनों परिस्थितियों के बीच अगर आम आदमी पार्टी का नाम कहीं नहीं है तो फिर वह कौन सी स्थिति है जिसका खुलासा कल हो जाएगा? हमें लगता है आज इन पन्नों को खोल दिया जाए जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि दरअसल इस देश के भीतर में ईडी की भूमिका और ईडी के उन अधिकारियों की भूमिका जो कि अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से, चाहे हैदराबाद में छापा मार रहे हों या फिर अरविंदो फार्मा के जो डायरेक्टर थे शरद चंद्र रेड्डी, उनको जो गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी से पहले जो उनसे पूछताछ हुई उसमें जो भी बातें दर्ज है वो तमाम बातें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस दौर में क्या अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी थी, क्योंकि इस बात का भी जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल के घर 21 मार्च को जब सर्च करने ईडी की टीम पहुंची तो उसे एक फाइल भी मिली जिसमें ईडी के अधिकारियों के बारे में जानकारी थी। वो जानकारी क्या थी और इस दौर में वो कौन सी स्थिति है जिसको लेकर शायद बीजेपी के भी कहीं हाथ पांव तो नहीं फूले हैं, क्योंकि राजनीति भी करनी है, जीतना भी है, और परसेप्शन भी नहीं बने तो फिर जीत मिलती नहीं है, और परसेप्शन अगर बन जाए तो फिर राजनीतिक जीत तुरंत मिल जाती है। इन दो परिस्थिति में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में जो ईडी की भूमिका है और जो करप्शन के आरोप हैं उसके मद्देनजर लगातार इन बातों का जिक्र हो रहा है। तो आइए जरा इन पन्नों को खोलें। उससे पहले आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सामने आई, उसी कुर्सी पर बैठी थी
जिस पे अरविंद केजरीवाल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर संदेश देते थे दिल्ली वालों के नाम। पीछे वही तिरंगा था। दो तस्वीरें उसी तरीके से थी, बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की। सब कुछ वैसा था और वो जिक्र कर रही थी कि कल खुलासा होगा अदालत के भीतर में, और यह बात खुद अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात के वक्त कही है। तो पहले उनकी इस बात को सुनना चाहिए। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। जाहिर है हर कोई सोच रहा होगा ये कौन सा राज है जो इस दौर में छुपा रह गया, और उसकी जानकारी कल अदालत में अरविंद केजरीवाल दे देंगे। हमें लगता है ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के जरिए इस बात का जिक्र है कि उसे शराब नीति का लाभ मिला और फिर वह सरकारी गवाह बन गया, तो ऐसी प्रक्रिया में दिल्ली में बनने वाली शराब नीति और उस तारीख से लेकर मौजूदा वक्त के सफर पर आप निकल चलिए। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम जो इस वक्त जेल में है, मनीष सिसोदिया, उन्होंने नई शराब नीति का ऐलान किया। 22 मार्च 2021। एक महीने के बाद 3 अप्रैल को जिस कंपनी को शामिल करने का जिक्र बाद में निकल कर आया, जो अरविंदो फार्मा है, उसके कंपनी की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो खरीदे गए वह टीडीपी को दिए गए। अब आप कहेंगे टीडीपी बीच में कहां से आ गई? तो यहां पर एक क्षण के लिए एक हिस्सा और साफ कर लीजिए। पहली बार शरद चंद्र का जो नाम आया था, यह 2012 में आया था, शरण चंद्र रेड्डी का नाम। पहली बार सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल की थी 2012 में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के खिलाफ जो आय से ज्यादा संपत्ति का मसला था, उसमें सारथ चंद्र रेड्डी का यह नाम आया था पहली बार। और उनके खिलाफ, जगन रेड्डी के खिलाफ राजनीतिक तौर पर कोई सबसे मजबूत नजर आते थे तो वह थे चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी संभालते हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो हैं इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हैं। उस दौर में 2012 के बाद 10 बरस के बाद एक राजनीतिक पलटी ली अपने तौर पर अरविंदो फार्मा ने। अरविंदो फार्मा का काम बड़ा बड़ा है। अमेरिका में, ब्राजील में, पुर्तगाल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये एंटी बैक्टीरियल टैबलेट्स या दवाई बनाती है और एंटी डिप्रेशन की भी दवाई ये बनाती है। लेकिन बहरहाल लौटिए दोबारा तारीख पर। तो 21 मार्च को नई शराब नीति का ऐलान होता है 2021 में, और 3 अप्रैल 2000 को 2.5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड टीडीपी के हवाले किया जाता है। उसके बाद 5 जनवरी 2022 की तारीख को अगला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा जाता है। लेकिन उससे पहले 17 नवंबर 2021 को इसको पूरे तरीके से बिजनेस हाथों में सौंप दिया जाता है। और यहीं से सवाल उठता है कि वो बिजनेस हाथ किनके होंगे। और ध्यान दीजिए, तो 17 नवंबर 2021 के बाद 2 महीने के भीतर 5 जनवरी 2022 को 3 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड फिर यह कंपनी खरीदती है, और इस बार वह बीजेपी के हवाले करती है। आम आदमी पार्टी के हवाले उसने नहीं किया। उसके बाद यह तारीख आगे बढ़ती है, और जो 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव दिल्ली के नरेश कुमार इसे घोटाला बतलाते हैं और रिपोर्ट एलजी को सौंपते हैं। एलजी बताती हैं कि दरअसल कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई, उनकी मंजूरी नहीं ली गई, तो वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और 8 जुलाई से
एन पहले जो 22 तारीख है 2022 की तारीख है, उसमें 8 जुलाई से एन पहले 7 जुलाई को फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए जाते हैं 1.5 करोड़ के, जो बीजेपी को सौंपे जाते हैं। इससे ठीक पहले 8 अप्रैल 2022 को भी 15 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए जाते हैं, लेकिन यह भी आम आदमी पार्टी के पास नहीं आए, यह चले गए बीआरएस के पास। यानी ध्यान दीजिए, तो 9 नवंबर 2022 में जो पहली बार ईडी पूछताछ के लिए पहुंची शरद चंद्र रेड्डी के पास, उससे पहले जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड जा रहे थे वह बीजेपी के पास 4.5 करोड़ के गए, टीडीपी के पास 2.5 करोड़ के गए, 15 करोड़ बीआरएस के पास गए। लेकिन खेल बड़ा होता है जब पूछताछ होती है। पूछताछ के दिन यह जानकारी निकल कर आती है कि ईडी ने उनसे कौन कौन से सवाल किए। और इस दौर में तेलंगाना और हैदराबाद कहिए, जहां से निकलने वाले तमाम अखबारों की रिपोर्ट को जब हमारे टीम ने खंगालना शुरू किया तो उसमें 2 बातें निकल कर आई। एक बात, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि दिल्ली की शराब नीति से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरा जिक्र कर रहे थे वो कि हमने किसी को पैसा दिया ही नहीं, और उसमें जब उनसे नाम लेने का जिक्र या नाम बताया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर उस दौर के अखबार, अगर आप 10 नवंबर के अखबार हैदराबाद से जो छपते हैं उसको परखिएगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि ना मैंने केजरीवाल को पैसे दिए, ना मैंने विजय नायर को पैसे दिए। लेकिन उसके 24 घंटे के बाद 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं शरद चंद्र रेड्डी, और यहां से खेल आगे चलने लगता है। और यहां दूसरी तरफ 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी केस दर्ज करती है। उसमें आरोपी मनीष सिसोदिया के साथ 9 बिजनेसमैन हैं, 3 रिटायर्ड अफसर हैं, 2 अलग कंपनियों का भी जिक्र है। यह 17 अगस्त 2022 को है। लेकिन इस 2022 के खेल में नवंबर में जब अरेस्ट वो हो गए, उसके बाद सिर्फ 5 दिनों के बाद एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड उस कंपनी का डायरेक्टर खरीदता है जिसको अरेस्ट किया जा चुका है, और उस कंपनी के जरिए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड 5 करोड़ का खरीदा जाता है वह बीजेपी को दे दिया जाता है। कंपनी एक ही है और उसके जरिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। उस कंपनी को आधार बनाया है ईडी ने, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी के वो तमाम अधिकारी जो जहां जहां जब गए थे, उसकी जानकारी क्या अरविंद केजरीवाल के पास है? क्योंकि जिस फाइल को दर्ज किया गया उसमें उसकी पूरी की पूरी रोटेशन का जिक्र हो रहा है कि कौन अधिकारी कहां पर किस रूप में गया था, किन बातों का जिक्र हुआ, उस दौर में कौन सी बातें सामने आ रही थी। लेकिन आगे चलिए, ये तो 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए देने का जिक्र है। 9 मई 2023 इस दिन जमानत मिल जाती है, और जमानत के लिए मेडिकल ग्राउंड खोजा जाता है। यानी एक तरफ दिल्ली की पूरी शराब नीति के मद्देनजर दिल्ली की पूरी सरकार फंसी हुई है, और इस फंसी हुई सरकार के भीतर का सच यह है कि इस दौर में जब 2023 में आ गए तो मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसके बाद ये पूरी राजनीति उफान पर है। संसद के भीतर ईडी का मसला है, गिरफ्तारी को लेकर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, संसद के भीतर बाहर प्रदर्शन हो रहा है, राष्ट्रपति को ईडी के नाम पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। लेकिन इन सब से हटकर जो मुख्य आरोपी के तौर पर वहां पकड़ा गया कंपनी का मालिक या कंपनी का डायरेक्टर, उसको मेडिकल ग्राउंड पे 9 मई 2023 को जमानत मिल गई, और ईडी के वकील ने कोई विरोध नहीं किया। 1 जून को, यानी मई के बाद सीधे जून आइए, कितने दिन लगे, 1 महीने से भी कम का वक्त, और उसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। यानी मैसेज बहुत साफ है कि ईडी के सरकारी गवाह जो इस दौर में बने हुए हैं, वो अपनी कंपनी के जरिए जो पैसा बांट रहे थे वो शुरुआत टीडीपी से की थी, क्योंकि तब की राजनीति आंध्र प्रदेश को लेकर कुछ और थी। उसके बाद उन्होंने बीआरएस को भी दिया और बीजेपी को भी दिया, और होते होते स्थिति जब सरकारी गवाह के तौर पर आ गई तो सबसे बड़ी तारीख 8 नवंबर की आई। 8 नवंबर की तारीख इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन तकरीबन 50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खाते में गए। उसमें 25 करोड़ के बॉन्ड तो अरबिंदो फार्मा ने लिए, उनके साथ जुड़ी हुई 2 कंपनी और है। एक कंपनी है यूजिया फार्मा स्पेशलिस्ट,
इसने 8 नवंबर को ही 15 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा जो बीजेपी के अकाउंट में चला गया। हफ्ते भर के भीतर बीजेपी ने बुना लिया। और दूसरी कंपनी है एपीएल हेल्थ केयर लिमिटेड। 8 नवंबर को ही इसने 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया और बीजेपी को दे दिया। यानी जोड़िएगा तो तकरीबन 59 करोड़ 50 लाख के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इन 3 कंपनियों के जरिए बीजेपी के पास गए, जिस कंपनी के डायरेक्टर सरकारी गवाह इस दौर में बने हुए हैं। और पूछताछ के दौर में जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उस दौर में सामने आई थी, वो सारी चीजें सामने, और उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल थे यह भी शामिल है। तो क्या ये पूरी परिस्थिति के भीतर कुछ और भी चीजें हैं? हमें लगता है कुछ और भी चीजें इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण और मायने रखती है क्योंकि इस दौर में लगातार नोटिस भी दिया जा रहा था। जब इन तारीखों का जिक्र कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, 8 नवंबर 2023 बड़ी तारीख हो गई क्योंकि 50 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खाते में चले गए थे। अब यहां पर यह है कि 8 नवंबर से ठीक पहले 2 नवंबर को पहला नोटिस अरविंद केजरीवाल के पास जाता है। उसके बाद 21 दिसंबर को दूसरा नोटिस जाता है। जनवरी में 3 जनवरी और 17 जनवरी को 2 नोटिस और जाते हैं। और उसके बाद फरवरी में 4 नोटिस और जाते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, उस तारीख को याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट इस बात का ऐलान कर देता है 15 फरवरी को कि दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पूरे तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। तो इस 15 फरवरी के बाद जो 5 समन भेजे गए या नोटिस भेजे गए, 15 फरवरी के बाद 22 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 17 मार्च, इन तमाम तारीखों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दौर में नोटिस भेजे जा रहे थे और लगातार अरविंद केजरीवाल अपने तौर पर जवाब देते थे कि यह सब गैरकानूनी है, आज मुझे ये काम है, आज मुझे वो काम है। लेकिन वो गैरकानूनी अगर ठहरा रहे थे, इसीलिए यह मामला अदालत में चला गया और अदालत के जरिए यह बात सामने आई कि वह इस बात की गारंटी नहीं लेगी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ईडी से भी पूछा कि आप नोटिस दर नोटिस क्यों भेज रहे हैं, सीधे गिरफ्तार कर लीजिए। और आज भी यह सवाल बड़ा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर जेल में हैं और उनके लेकर अगर पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं, तो इस दौर में एलजी हो या बीजेपी की राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो बर्खास्त करने की स्थिति में क्यों नहीं आ गई? बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक निर्देश भी आ रहे हैं। तो क्या कहीं परसेप्शन की लड़ाई है, या फिर जो करप्शन का आरोप है वो बेहद कमजोर है, या करप्शन का आरोप भी राजनीतिक तौर पर इस दौर में लगाया गया है? ये तमाम सवाल लगातार रेंग रहे हैं, जिसको लेकर आज भी दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। अब जो महत्वपूर्ण फाइल जो खुलने की बात हो रही है उसको खोलें, उससे पहले आज का नजारा दिल्ली की सड़कों का देख लीजिए। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनके मंत्री हो, क्या कुछ कह रहे हैं और शोर कैसा है। तानाशाही मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सब लोग आज मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट के अंदर हैं और विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का। जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं, आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है। दरअसल ये आम आदमी पार्टी को भी पता है, उनके मंत्रियों को भी पता है, अगर राजनीतिक तौर पर 2024 में यह मुद्दा बन गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या ईडी के जरिए गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया, या फिर इसमें बीजेपी की भूमिका कितनी बड़ी है, या फिर इस दौर में वही कंपनी बीजेपी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए लाभ पहुंचाए और एक भी पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए या दूसरे माध्यमों से दिए नहीं आम आदमी पार्टी को, तो फिर इसका कितना बड़ा राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, यह सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि अगर इस दौर में लगातार यह मामला चलते रहा तो क्या चुनाव में यह मुद्दा नहीं बनेगा और करप्शन के आसरे इस देश के भीतर में मान लिया जाएगा कि मौजूदा मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ हर किसी पर नकेल कसने की दिशा में बढ़ चुकी है, तो उसके दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं।
ये सारे सवाल हैं। असल बात यह है कि इस दौर में कल जब अरविंद केजरीवाल अदालत के भीतर मनी ट्रेल या मनी डेट के आश्रय मनी ट्रेल का जिक्र वो अपने तौर पर करेंगे, तो उसके बाद की परिस्थिति में अदालत किन बातों का जिक्र करेगी, क्योंकि अभी तक जिन बातों का जिक्र ईडी के जरिए हुआ है उसमें मनी का जिक्र तो है लेकिन ट्रेल का जिक्र नहीं है। पैसे की रकम का जिक्र है लेकिन वो पैसा कहां, कैसे, किसके पास गया, इसका जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि 100 करोड़ हो या 300 करोड़ हो, वो पैसा अगर गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ हो या पंजाब में खर्च हुआ हो, वो पैसा कहां से आया, किस कंपनी ने दिया, वह किस एवज में उसके जरिए वहां से पैसा निकल कर आया। और अगर राजनीतिक तौर पर भी यह परिस्थिति इस देश के भीतर में चल रही है जहां पर बीआरएस की नेता कविता पर यह आरोप है कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, तो 100 करोड़ रुपए उनके पास कहां से आए। तो क्या इस दौर में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो ईडी काम कर रही है वो पूरे तरीके से फेल है और वो सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीति साधने की दिशा में काम कर रही है? पहला सवाल। जो जांच ईडी कर रही है उसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने का है, और अगर इतनी बड़ी रकम इस दौर में चल रही है तो वो रकम कहां है, आम आदमी पार्टी को लेकर यह बताना चाहिए। और दूसरी बात, उसके ठीक समानांतर वही कंपनी जो पैसे बांट रही है करोड़ों की तादाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, वो पैसा उसके पास कहां से आ रहा है, और क्या वाकई उसकी नेटवर्थ और उस कंपनी को लेकर जो मुनाफा दिखाया गया वो पैसा उसने उस रूप में वहां पर दिखलाया उस दौर में? अब तो दिखला दिया होगा जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एसबीआई ने सब कुछ चुनाव आयोग को सौंप दिया। तो क्या वो पूरी ट्रेल दिखाने की स्थिति में है इस दौर में? यह पहला सवाल ईडी को लेकर है। दूसरा सवाल सरकार और ईडी के नेक्सस को लेकर है, और उस नेक्सस से जुड़ा हुआ इस देश के भीतर के कॉरपोरेट का नेक्सस है जो कि इकोनॉमिकली चीजों को नए तरीके से सत्ता के अनुकूल कैसे बना देता है। और इस नेक्सस में अरविंदो फार्मा भी है, दो और कंपनी का हमने आपसे जिक्र किया जो उनके साथ जुड़ी हुई है, उस दो कंपनी में यूजिया फार्मा स्पेशलिस्ट भी है, एपीएल हेल्थ केयर लिमिटेड भी है। और जुड़ी हुई परिस्थिति में जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना से दिल्ली, इस दौर में जो बीजेपी की अपनी राजनीति और इस दौर में ईडी के अधिकारियों के जो छापे थे, उन छापों की संख्या लगभग, जो जानकारी निकल कर आई हमारी टीम ने निकाली, वो लगभग 21 है। जहां से पैसा आ रहा है वहां 21 छापे और लोगों से पूछताछ है। जहां पैसा दिखलाया जा रहा है वहां 250 से ज्यादा छापे हैं और पूछताछ है और सबको जेल में डालने की प्रक्रिया है। इन दोनों के बीच की तालमेल की स्थिति को क्या केजरीवाल अपनी फाइल में समेटे हुए हैं? यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल सबसे बड़ा यह है इस दौर में कि आखिर कोई ब्लैकलिस्टेड कंपनी किसी राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की दोषी या आरोपी कंपनी, वह अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए इस देश की राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी को पैसा देती है, तो इस पर ईडी क्या कार्रवाई कर सकती है और सीबीआई क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ये तमाम सवालों के साथ आईटी को भी किस रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, यह तीसरा पॉइंट उभर कर वहां पर आ जाता है। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जो कि पहली बार कल अदालत के भीतर तारीखों के तालमेल, नोटिस, शराब नीति का बनना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का खरीदना, ईडी की एक के बाद एक गिरफ्तारी होना या किसी को सरकारी गवाह बनाना, इन परिस्थितियों के आश्रय पूरा का पूरा जो मनी ट्रेल है क्या वो सामने उभर कर आ जाएगा? और राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ एक परसेप्शन है या फिर जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल उस सियासत को साधने में सफल हो रहे हैं जिसके आश्रय उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में एक बड़ी ताकत और एक बड़े चेहरे के साथ उतरने की ख्वाहिश है? या दूसरी तरफ इस दौर में अगर दिल्ली के भीतर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया तो क्या बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी मान रही है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान हो जाएगा? तो फिर कानून क्या मायने रखता है? यानी राजनीति और कानून दोनों एक दूसरे से इस दौर में आकर कैसे जुड़ गए? तो फिर कानून के आश्रय हर पहल राजनीतिक तौर पर क्यों ना मानी जाए, यह सवाल
आखिरी सवाल लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर इंतजार आपको कल तक करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।